you're watching JK24/7 News and it's another episode of Influencer Talks जहां पर हम आपको मिलाते हैं आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया स्टार से। तो चलिए देखते हैं कि कौन है हमारे आज के गेस्ट। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बेहद ही खास हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी डांस और लिपसिंग की कला से लाखों लोगों और सेलिब्रिटीज का दिल जीता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम डांस सेंसेशन अक्षय कक्कड़ की। आपको बता दें कि इनके इंस्टाग्राम पर एट प्रेजेंट 452 के फॉलोवर्स हैं, साथ ही यूट्यूब पर 929 के सब्सक्राइबर्स हैं। आपने इनको इनके टीवी डेब्यू MTV एस ऑफ फेस 2 पे भी जरूर देखा होगा। वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी फेमस मिस्टर अक्षय कक्कड़। हाय अक्षय, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हम बात कर रहे हैं डांस की, तो आपकी डांसिंग का जो स्टार्ट है वो कैसे हुआ? लाइक हाउ डज डांसिंग बिगिन? बिगनिंग में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं वीडियोस बनाना पसंद करता था। एक्चुअली मैं तो वो एक इंसान था जो कि वीडियो से थोड़ी सी चिढ़ करता था और मुझे पसंद नहीं था वीडियोस बनाना। बट सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर और मेरी कज़न वीडियोस शूट कर रहे थे और दैट वाज रक्षाबंधन। और उस दिन वो वीडियोस बना रहे थे, रूम उन्होंने बंद कर रखा था और वो लोग कह रहे थे कि हम वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने दरवाज़ा बाहर से पीटना शुरू करा तो वो लोग मुझसे नाराज़ हो गए कि मतलब कि ऐसे क्यों कर रहा है हमारे साथ। तो फिर अंदर गया, मैंने लगा मैंने सोचा कि ना यार रक्षाबंधन वाले दिन मैंने अपनी सिस्टर्स को नाराज़ कर दिया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके साथ वीडियो बनाता हूँ, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तू सामने खड़ा हो और डांस कर, हम वीडियो बनाते हैं। तो मैंने ऐसे ही, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब कि टिकटॉक क्या चीज़ होती है या कैसे बनती है, क्या होता है। तो उन्होंने नॉर्मली मेरी एक वीडियो बनाई और उसे टिकटॉक पे अपलोड कर दिया मेरा प्रोफाइल बना के। और अपलोड करने के बाद क्या हुआ, उस पर 10-15 लाइक आ गए। एंड आई वॉज अ पर्सन जो अपनी यहाँ से नीचे की फोटो डालता था क्योंकि मैं इतना इनसिक्योर था अपनी बॉडी को लेके। मुझे लगता था अगर मैं अपनी फोटोज डालूंगा पूरी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में बातें बनाएंगे। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया था। बट मैंने जब देखा ना 10-15 लाइक हैं यार, मैंने कहा चल कुछ लोग तो हैं जो मुझे पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चल 1-2 वीडियोस और जो उन्होंने बनाई थी ना मेरी सिस्टर ने, तो मैंने ड्राफ्ट में थी वो भी पोस्ट कर दी। वो पोस्ट करने के बाद मैंने देखा किसी पे 70 लाइक आ गए, किसी पे 80 लाइक आ गए। मैंने कहा रियली 70 पीपल लाइकिंग माई वीडियो। मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल। फिर मैंने अपनी और वीडियोस बनाने की कोशिश करी थोड़ी बहुत और वीडियोस चलने लगी। एक पे 7000 लाइक आ गए। ठीक है, आई वॉज सो शॉक्ड कि 7000 लोग मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं। फिर मुझे कहीं ना बूस्ट मिल गया अंदर से। आई वॉज अ टीचर, ये मैं सबको बता देना चाहता हूँ। अबाउट टू से दैट कि आपको बता दें कि अक्षय वाज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर। सो या मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाता था बच्चों को और पता नहीं कहाँ से मैं, अब मुझे डांसिंग का भी शौक हो गया, यहाँ से मुझे बच्चों को पढ़ाना भी है। तो मुझे कहीं ना अंदर से इनसिक्योरिटी होती थी कि यार बच्चे मुझे डांस करते हुए देखेंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे कि भैया वैसे तो सर इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं और ऐसे हम लोगों को डांटते हैं और घर पे जाके चिकनी चमेली पे डांस हो रहा है, वाह ये क्या चल रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा वीडियोस वगैरह जब बनाना शुरू करी ना, तो देखा बच्चे भी मुझे सपोर्ट करने लगे कि सर हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। उनके पेरेंट्स मेरी वीडियोस देखते थे तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा। मैंने कहा सब ओके है, आजकल बच्चे इन सब चीज़ों के साथ नॉर्मल है। क्योंकि मुझे लगता था क्योंकि मैं ही वीडियोस में नहीं था, बाकी बच्चे वगैरह सब अपने घर में क्रिएट करते थे। तो मैंने फिर वीडियोस बनानी शुरू करी। ठीक है, और वीडियोस जैसे मैंने कंटिन्यू करने लगा, एक पे मेरे ऑलमोस्ट 80,000 लाइक आ गए। आई वॉज सो शॉक कि 80,000 लाइक ऑन माई वीडियो। फिर मैं रुका नहीं। फिर उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था बच्चों को, मैं रात तक अपनी क्लासेस लेता था। 10-10:30 बजे मैं घर आता था अपना खाना वाना खा के, फिर मैं कंटिन्यू करता था वीडियो बनाना। फिर मैं अपने लोअर में टी-शर्ट में जैसा मैं घर में होता था 2-3 वीडियो बनाता था, रोज के अपलोड कर देता था। और ऐसा करते करते 500K से ऊपर मेरे टिकटॉक पे फॉलोवर हो गए थे। और उसके बाद मुझे अप्रोच किया था सनी लियोनी ने। ओके, सो जैसे कि आप मतलब लोगों को लगातार बॉडी पॉजिटिविटी के लिए भी मोटिवेट करते रहते हैं, तो हाउ डज इट फील कि जो चीज़ आपने फेस की है एक टाइम पे, डेफिनेटली अपनी लाइफ टाइम में आपने फेस की होगी, तो कैसा लगता है उन लोगों को मोटिवेट करना और लिटरली लोग मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से? हाउ डज इट फील? ये सबसे अच्छी फीलिंग होती है लाइफ की। आप लोग अपनी वीडियो अपलोड करते हो, आप फोटोज अपलोड करते हो, उस पर लाइक आना इज लाइक अ नॉर्मल थिंग। बट जब आप देखते हो ना रियल लाइफ में लोगों के चेंजेस आ रहे होते हैं आपकी किसी भी कंटेंट को क्रिएट करने से, वो आपके लिए, वो आपको जो हैप्पीनेस देती है ना, वो प्रीशियस होती है। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक कंटेंट क्रिएट किया था जिसके अंदर मैंने एक मदर की और एक चाइल्ड की स्टोरी क्रिएट करी थी, जिसके अंदर माँ बहुत परेशान होती है और बेटा उसको हेल्प करता है ये दिखाने के लिए कि मदर भी हमारे सारे काम करती है। दैट वाज अ स्टोरी जिसको देखने के बाद मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करा कि मेरे हस्बैंड और मैं अपनी सासू माँ से अलग हो गए थे और मेरे हस्बैंड ने आपकी ये वीडियो देखी और देखने के बाद वो इमोशनल हो गए और हम अपनी सासू माँ के पास वापस जा रहे हैं।
और जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, मेरे लिटरली आंखों में आंसू थे कि हमारी वीडियो लोगों की लाइफ इतनी इन्फ्लुएंस कर देती है कि एक माँ अपने बेटे से दोबारा मिल रही है, तो दैट मैटर्स अ लॉट। ये देखने के बाद मुझे बहुत अंदर से रियलाइज हुआ कि मुझे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे बिल्कुल भी रुकना नहीं है। लोग कहते हैं कि आप डांस नहीं कर सकते, मैं डांस करके दिखाऊंगा। आप कहते हो मॉडलिंग नहीं कर सकते, मैं मॉडलिंग करके दिखाऊंगा। अब गाने की चीज़ बस एक वही रह गई है। ओके, सो एज हमने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें हमने सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो लगा वो था आपका सनी लियोनी के साथ वीडियोस बनाना। सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, हाउ डज इट फील? टेल अस द एक्सपीरियंस, हाउ डज इट कम टू योर लाइफ? दैट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं कभी किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिला था, और सनी लियोनी वॉज द फर्स्ट सेलिब्रिटी जिनसे मैं मिला था। उसकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया था, सनी लियोनी की टीम ने, और मुझे बुलाया कि हम लोग वीडियोस आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। और सनी लियोनी ने मुझसे मतलब इस तरीके से मिली, मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और वो शी वॉज एक्टिंग लाइक अ फैन। शी वॉज जंपिंग एंड यू नो वो मुझको गले लग रही हैं, मुझे बिठाया, उन्होंने स्नैक्स सर्व करे, यू नो शी वॉज आस्किंग फॉर यू नो थिंग्स कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। शी वॉज हेल्पिंग मी अलॉट। ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बॉलीवुड स्टार है। शी इज़ सो डाउन टू अर्थ। और वहाँ उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया। हम लोगों ने इस तरीके से वीडियोस क्रिएट करी जैसे कि यू नो ब्रदर और सिस्टर वीडियोस क्रिएट करते हैं ना। हमने उनकी पूरी टीम ने और मैंने मिलकर वीडियोस क्रिएट करी। हमने इतना इन्जॉय करा, और उस दिन मैंने रियलाइज़ करा कि यार सेलिब्रिटी बनने के साथ साथ ना आपको डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ही हैं जो आपको बनाते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मैं नेहा कक्कड़ से मिला, टोनी कक्कड़ से मिला, उनके साथ म्यूज़िक वीडियो भी करी मैंने। और ये एक बहुत प्रीशियस चीज़ है कि जब आप मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद जब आप सक्सेसफुल हो रहे होते हो ना, ये वही चीज़ें हैं कि जो आपको यू नो दीज आर द पॉइंटर्स कि आपकी लाइफ में ये हुआ, आपकी लाइफ में ये हुआ, आपकी लाइफ में ये हुआ, ये आपकी या दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, सो एज आपने नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ की बात की, लोग कहते हैं कि आप उनके रिलेटिव है, इज इट ट्रू? नो नो नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मिथ है एक्चुअल में, और सबको ऐसा लगता है कि टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ के साथ मेरा कोई भाई बहन वाला रिश्ता है। कुछ कहते हैं कि मैं टोनी कक्कड़ का भाई हूँ, कुछ लोग कहते हैं मौसी का बेटा है ये, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर ऑल्सो कक्कड़, आई एम ऑल्सो कक्कड़। यार दुनिया में इतने शर्मा और वर्मा होते हैं, लोग उनसे नहीं पूछते कि आप लोग भाई बहन हो क्या। इट्स जस्ट दैट कि कक्कड़ थोड़े कम होते हैं शायद, तो इसलिए लोगों को लगता है कि यू नो कि ये कुछ भाई बहन होंगे। और मोर ओवर हम लोगों ने वीडियो साथ में इतनी सारी कर ली, इस वजह से लोगों को लगता है कि शायद कक्कड़ कक्कड़ ये सब एक ही हैं। ट्रू। ओके, सो बात करते हैं आपकी जर्नी की। जैसे कि आपने बताया कि आपकी सिस्टर ने आपको मोटिवेट किया था और मतलब वहीं से आपकी वीडियोस जो है वो बनना स्टार्ट हुई थी, बट देयर वाज अ टाइम जब आप डीमोटिवेटेड रहते थे और आपको कई ऐसे बाहर से जब आप वीडियोस बनाने लग गए तो लोगों ने भी ज़रूर बोला होगा कि इस तरह से आप एक टीचिंग की जॉब प्रोफेशन को थोड़ा साइडलाइन करके आप डांसिंग में जा रहे हैं एंड ऑल। तो आपको वो मोटिवेट कैसे किया? आपने कैसे लोगों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो है ये चीज़ कंटिन्यू रखी? लोगों की बातें सुनने की बात तो मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब स्टार्टिंग में जब मेरी वीडियोस पे बैड कमेंट्स आते थे ना, तो मुझे भी कई बार बुरा लगता था। मैं भी कई बार यू नो कुछ लोगों को रिप्लाई दे देता था, और कई बार क्या करता था, मैं भी जाके लोगों की वीडियो पे कमेंट कराता था एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। बट जब कम कमेंट आते हैं ना आपके, आप ये कर सकते हो। बट जब आपके कमेंट बढ़ जाते हैं ना, बुरे कमेंट, जो आपकी वीडियो पे कमेंट आ रहा है 10,000, ठीक है, उसमें से आपको 6,000 लोग बुरा बोल रहे हैं या 5,000 लोग बुरा बोल रहे हैं, तो आप किस किस को जाके रिप्लाई कर दोगे? ठीक है, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मैंने वो चीज़ करनी फिर छोड़ दी, और मैंने रियलाइज़ करा कि ये लोग शायद अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है या कुछ दिक्कत है, ये लोग नहीं कर सकते। तो मैंने वो चीज़ फिर छोड़ दी। और फिर ये जो आप ये तो कुछ सोशल मीडिया पे जो मुझे डीमोटिवेशन मिलता था, मुझे रियल लाइफ में भी डीमोटिवेशन मिलता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे घर पे आके मेरी ही बेइज्जती करके चले जाते थे कि तुम ये वीडियो क्यों बना रहे हो, इससे तुम्हारे मोहल्ले में बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे पेरेंट्स की तुम्हें चिंता नहीं है, अपने माँ बाप की तो चिंता कर ले, ऐसी चीज़ें तो जो नहीं करनी चाहिए, क्या लड़कियों की तरह डांस कर रहा है। क्योंकि लोगों को यही लगता है कि यू नो अगर आप डांसिंग प्रोफेशन में आप डांस करते हो ना कहीं लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि इनको लगता है कि ना एक्चुअल में लोगों को लगता है कि कर दिया गया है कि ये गर्ल्स के लिए है नहीं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना पेरेंट्स ना अपने बच्चों को ना पढ़ाई में लगाते हैं, बट जब आती है बात डांसिंग की, जब आती है सिंगिंग की, इन सब चीज़ों को ना साइडलाइन कर दिया जाता है। या अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि ना मेरे को बड़े होकर क्रिकेटर बनना है, ठीक है, अब उसको ना फोर्स किया जाएगा कि तुझे पहले पढ़ाई करनी है, क्रिकेटर तू बन जाइयो, साइड में कर तू। बट हर किसी बच्चे का एक अलग
यू नो इंटरेस्ट होता है उसको कभी उसके इंटरेस्ट से अलग नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ अ सबसे बुरी चीज़ होती है कि आप ये चीज़ करते हैं बहुत से पेरेंट्स। बट जब मैंने ये चीज़ करनी शुरू की, डांस वीडियोस बनानी शुरू करी, तो बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स थे जिनको डांसिंग में इंटरेस्ट था, उनके पेरेंट्स ने उनको डांस क्लासेस में डालना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था अरे इनके सर कर सकते हैं तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से अगर मतलब सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग फेमस हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर सकते हैं। हम लोगों को वो चीज़ें सिखा सकते हैं जो कि वो खुद अपनी रियल लाइफ में नहीं सीख सकते। और लोगों की लाइफ लिटरली चेंज हो जाती है, इन्फ्लुएंसर से लिटरली लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग? स्टार्टिंग से तो अगर मैं सच बोलूँ तो इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि हर बच्चे की लाइफ में ये सिचुएशन आती ही आती है कि कि जब लगता है कि हमें फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है। अगर ये डांस करने से थोड़ी ना तुम्हारा यू कांट अर्न ब्रेड एंड बटर फ्रॉम योर डांसिंग थिंग। और है ना, लोगों को ऐसे ऐसे मिथ होते हैं, ठीक है, और ऐसा एक्चुअल में होता भी है। ज़रूरी नहीं है हर कोई सक्सेसफुल हो जाए, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट नहीं हो पाता, बट ट्राई करना पड़ता है। हम अपनी लाइफ में ना कभी भी ये रिग्रेट लेके ना जिए कि हमने एक बार ट्राई नहीं करा। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे पेरेंट्स को भी जैसे एक नॉर्मली पेरेंट्स को चिंता होती है अपने बच्चे की, तो उनको भी इस चीज़ की चिंता होती थी कि अब ये इस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, क्या इसको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इट्स जस्ट दैट मुझे सक्सेस मिल गई। अगर मुझे सक्सेस नहीं मिलती तो मेरी फैमिली के लिए मैं बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता, मुझे कुछ और अपने अल्टरनेटिव्स देखने पड़ते। तो मैंने टीचिंग लाइन, आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने टीचिंग लाइन को छोड़ा और आप इस चीज़ में आए, तो मैंने टीचिंग लाइन को स्टार्टिंग में नहीं छोड़ा था। सब लोग मुझे कहते थे यू गो टू मुंबई में जाओ, ट्राई करो टीवी शोज़ के लिए अगर करना है तो मेरे को ये लगता था अगर मेरे में सच में कैलिबर होगा, मेरे कुछ ऐसी बात होगी ना, मैं घर में बैठ के ट्राई करूँगा। अगर किसी को आना होगा, मेरे नसीब में लिखा होगा टीवी शोज़ के लिए, तो मेरे पास घर बैठे बैठे आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन को कंटिन्यू रखा। क्यों? क्योंकि उस टीचिंग प्रोफेशन से मेरा घर चलता था। मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता था। मैं अपने फैमिली पे डिपेंड नहीं हो सकता था कि मैं चलो घर वाले अपना घर संभालेंगे, सब करेंगे, मैं चला अपना इंजॉय करने के लिए। तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या करा, मैंने टीचिंग प्रोफेशन को भी कंटिन्यू रखा और मैंने इस चीज़ को भी कंटिन्यू रखा कि मैं डांस वीडियोस बनाता रहूं। उसके बाद मैंने क्या किया कि जब मुझे लगने लगा ना कि अब मेरा ये डांसिंग प्रोफेशन मुझे काफ़ी कुछ दे रहा है, तो मैंने टीचिंग प्रोफेशन को थोड़ा सा कम किया। मैंने अपनी क्लासेस थोड़ी कम लेनी शुरू करी। फिर मीनवाइल मेरे पास एस ऑफ स्पेस से मुझे ऑफर आया कि दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली कि हाउ डिड एस ऑफ स्पेस हैपन टू योर लाइफ? या मेरी लाइफ वॉज बिल्कुल नॉर्मल टाइप चल रही थी। तो मुझे एकदम से मैसेज आता है कि आपको हम एस ऑफ स्पेस के लिए आप ऑडिशन के लिए आओगे और वो। तो इससे पहले वैसे मैं बताऊँ तो इससे पहले भी मैं 1-2 शोज़ के ऑडिशन दे चुका था, जिसके लिए मुझे मेरे घर वाले बोलते थे क्या फालतू में लगा हुआ है, धक्के खा रहा है, इतने पैसे अपने मतलब पेट्रोल खर्चता है, ये सब करता है, ठीक है, क्यों फालतू में जा रहा है ऑडिशन देने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी झेल रहा था। और मीनवाइल ये मेरे पास आया तो मैं सोच रहा था कि ये मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं ऑलरेडी बहुत धक्के खा चुका हूँ। तो फिर मैंने सोचा चल अब आया है तो एक बार चला ही जाता हूँ। तो मुझे इंस्टा पे अप्रोच किया गया, मैंने उनसे बात करी, फिर मैं ऑडिशन के लिए गया। ऑडिशन वॉज रियली वेरी नाइस। मुझे मतलब मेरे 6-7 राउंड हुए थे और मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद जब मुझे एस ऑफ स्पेस के लिए जाना था तो ऑब्वियसली मुझे अपने काम को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी एक्चुअल में सारी की सारी जो मेरा टीचिंग का प्रोफेशन था उसको मुझे शट करना पड़ा और शट करके मुझे मुंबई जाना पड़ा, क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहता था। बट हाँ, मैंने अपने बच्चों का सोचा था, जो मेरे ट्यूशन जिनको मैं पढ़ाता था, जिनको कोचिंग देता था, उनके लिए मैंने टीचर अरेंज करके सब कुछ मैं गया था कि ताकि बच्चों को पीछे से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद फिर मैं एस ऑफ स्पेस गया। उसके बाद फिर मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के मैं इन्फ्लुएंसर फील्ड में ही आ गया था। तो हाउ डज MTV एस ऑफ स्पेस चेंज योर लाइफ? मतलब उसके बाद पॉपुलैरिटीज तो मतलब इट विल बी गेन्ड, तो हाउ डज इट फील? देखिए, 2 तरीके की पॉपुलैरिटी होती है। एक होती है बीइंग अ टीवी एक्टर और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हो प्लस आप टीवी एक्टर बन जाते हो या फिर आप टीवी शो कर लेते हो ना, तो ये एक एड ऑन हो जाता है। और ये एड ऑन जो होता है ना, ये आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट भी देता है। आज भी बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अरे ये तो वीडियोस बनाते हैं, अरे ठीक है, अरे उनको ये भी नहीं पता कमाते हैं नहीं कमाते। बट टीवी एक्टर्स को वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये मेरी लाइफ में ऐड ऑन हुआ था
जब मैंने टीवी शो करा था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मुझे सिर्फ वीडियो के लिए चलते कि मुझे थोड़ा हल्के में लेते थे, फिर उन लोगों ने भी मुझे थोड़ा सा वेटेज देनी शुरू करी थी, तो ये मेरे साथ चेंजेस हुए थे। फिर उसके बाद मैं जब कहीं जाता हूँ या कुछ होता है, मुझे फैंस मिलते हैं तो वो लोग एज अ टिकटॉकर पहचानते थे पहले, फिर मुझे हमने आपको टीवी पे देखा, हमने आपको देखा था, तो ये एक ऐड ऑन हो जाता है। तो मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे इससे। So how does the female attention feel? Did you get any female attention? मुझे मैक्सिमम फीमेल अटेंशन ही मिलती है, क्योंकि मेरी वीडियोस और मेरी ऑडियंस मोस्टली फीमेल्स देखना प्रेफर करती हैं। तो क्योंकि मैं मोस्टली अगर डांस भी करता हूँ तो मेरे लड़कियों के सॉन्ग्स होते हैं, तो फीमेल अटेंशन मुझे ज़्यादा मिलती है, और मेरी बचपन से आज तक फीमेल फ्रेंड्स ही ज़्यादा रही। तो बेसिकली आपकी इंस्टाग्राम की वीडियोस जब हम देख रहे थे तो, और काफी लोगों को भी ये लगता है कि आप मैरिड हो, तो प्लीज बताइए कि आप मैरिड हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। बार बार मुझे ये क्वेश्चन नहीं सुना, परेशान हो गया हूँ इससे। मैं सिंगल हूँ, आपको मुझे अप्रोच करना, आप मुझे कर सकते हो। आई एम रेडी टू मिंगल, बट मैं मैरिड नहीं हूँ। तो काफी लोगों का ना ये भी सवाल रहता है, मेरा भी काफी टाइम पे ये सवाल, बिकॉज आई हैव सीड यू इन एस ऑफ स्पेस, मैंने आपको देखा है उसके अंदर। तो मतलब ये रहता है लोगों का सवाल कि क्या एस ऑफ स्पेस स्क्रिप्टेड है, या फिर रियलिटी शोज जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं? तो ये मैं लिटरली सबका क्लियर करना चाहता हूँ, सब लोग कान खोल के ध्यान से सुन लो, ये स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं, जैसे सब कुछ नेचुरल होता है। एंडोमॉल के जितने भी शोज हैं, आप बिग बॉस की बात कर लो या फिर एस ऑफ स्पेस की बात कर लो, मैं इवन बिग बॉस पे भी गया हुआ हूँ, आपने देखा होगा अगर तो एस ऑफ स्पेस की बात करोगे, बिल्कुल भी कोई स्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं की जाती। बट हाँ, गेम बाहर से चलती है, बाहर जो टीम बैठी होती है ना, टीम को एक्चुअल में पता होता है कि किसके क्या करने से कौन कैसे रिएक्ट करेगा। घुमाना जानते होते हैं लोग, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरी आपसे नहीं बन रही है, ठीक है। अब अगला टास्क जो दिया जाएगा ना, वो ऐसा दिया जाएगा जो हम दोनों के जो जिसमें हम दोनों वर्सेस हो, उससे क्या होगा, हमारा कंटेंट और जनरेट होगा। तो टीम बाहर से बैठे हुए काम करती है। लोगों को लगता है ये स्क्रिप्टेड हो रहा है, स्क्रिप्टेड हो रहा है, बट एक्चुअल में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। वो लोग खुद और आपस में इतने चिड़े हुए होते हैं, ऊपर से टास्क कैसे मिल जाता है, वो चिड़न और भड़क जाते हैं वो लोग, और कंटेंट क्रिएट होता है। इस तरीके से बाहर से चलता है। तो स्क्रिप्ट कुछ नहीं बनती है। टास्क कैसे बनाए जाते हैं? टास्क कैसे बनाए जाते हैं, चीजें ऐसी की जाती हैं जिसमें भिड़ जाते हैं लोग। ओके, सो बिग बॉस की बात करें तो जैसे आप बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट बन के जाना चाहते हैं या नहीं? मैं पहले भी मुझे ऑफर आ चुके हैं बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट जाने के, बट मैं अभी तक गया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है एस ऑफ स्पेस के अंदर भी मैं बहुत इमोशनली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था, और मेरा बाहर आने का रीज़न भी ये था कि मेरे इमोशंस मुझे परेशान कर रहे थे। अभी मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे और स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और जब मैं एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन जाऊँगा पूरा प्रॉपर, मुझे लगेगा कि नाउ आई एम रेडी फॉर बिग बॉस, तो फिर आप मुझे बिग बॉस से देखें। ओके, सो मूवीज का क्या प्लान है? क्योंकि आपने धीरे धीरे टीवी के अंदर डेब्यू किया, नेक्स्ट हर किसी का टारगेट होता है मूवीज में जाना, बिग मूवीज करना, तो वहाँ उसका क्या ख्याल है? काश ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जल्दी से जल्दी। अभी तक तो कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं है, बट आई एम वेटिंग फॉर इट। जिस दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं भागता भागता जाऊंगा करने के लिए, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। ओके, तो एज हम बात कर रहे हैं आपकी इन्फ्लुएंसिंग जर्नी की बात करें, तो अगर आपको याद हो आपकी मोस्ट वायरल वीडियो वो कौन सी थी? सबसे ज्यादा वायरल वीडियो जो बहुत चली थी? जो कि मेरी वायरल वीडियो थी, जो कि बहुत चली थी, तो उसमें आई वॉज लाइक, मैंने जंप करके आया था स्क्रीन के सामने, यहाँ फोन लगा हुआ था, मैं जंप करके आया और एकदम से फूलो कलियों की और वो डांस इतना ज्यादा वायरल हुआ था, और सब लोगों ने वो इतने डुएट्स करे थे, सब लोग बिल्कुल ऐसे फूलो कलियों की बारे सब लोग कर रहे थे। वो मेरा फेवरेट डांस स्टेप भी था, और मेरा फेवरेट सॉन्ग भी था, और वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। ओके, सो बात करें टिकटॉक की। आप टिकटॉक के अंदर इतने सारे फॉलोअर्स गेन करके बैठे थे, लेकिन जैसे ही वो चीज आई कि टिकटॉक बैन होने वाला है, तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपका? मुझे उस टाइम पे काफी टिकटॉकर्स जो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, कई लोग डिमोटिवेट भी हो गए थे, तब आपका क्या जो है माहौल रहा था? मतलब मुझे एक्चुअल में ये बहुत 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 बड़ा झटका लगा था, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ आप लाइफ में करने लगे थे जिसके लिए आपने अपनी लाइफ की बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी थी। क्योंकि मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट सारा का सारा मुझे टिकटॉक से मिलता था, मेरा बिल्कुल मोनेटाइजेशन सोर्स और कुछ था ही नहीं। मैं अपना ट्यूशन करियर छोड़ चुका था, ठीक है, मैं टीवी शो करके आ गया था, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास खाली टिकटॉक बचता था, जिससे मैं अपना घर का खर्चा चलाता था, सब चीज़ें करता था, अपने एक्सपेंसेस हैंडल करता था, सब चीज़ें मैं टिकटॉक से करता था। सडनली टिकटॉक बैन हो गया, ठीक है। और जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ ना, दैट वाज अ रियली अ बिग शॉक,
मुझे मुझे वो कहते हैं ना सदमा लगना, किसी को सदमा लगना क्या होता है मुझे उस दिन पता चला था कि एक्चुअल में इसे कहते हैं सदमा लगना। तो उस दिन मुझे सदमा लग गया था। मुझे काफ़ी दिन तक उस चीज़ से प्रॉब्लम रही थी और मुझे लग रहा था दैट वाज नॉट फेयर, क्योंकि बाकी सारी इवन अभी भी मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट केयर लोग क्या सोचते हैं कि मैं एक चाइनीज ऐप को वो सपोर्ट कर रहा हूँ कुछ है, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है अगर सारी की सारी ऐप इंडिया में वापस आ सकती है ना, तो टिकटॉक को भी वापस आना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने सच में वहाँ मेहनत करी थी। अगर बाकी सारे, अगर आप बात करते हो चाइनीज़ प्रोडक्ट की बात करते हो, तो इस हिसाब से तो सारे फ़ोन बैन करने चाहिए, सारी एक्सेसरीज बैन करनी चाहिए, दुनिया जहान की चीज़ें चाइना से आती है वो सब बैन कर देनी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्यों खाली टिकटॉक, वाई? और मुझे तो ऐसा लगता है कि टिकटॉक को बैन ही इसलिए किया गया था क्योंकि रील्स इंट्रोड्यूस होने वाली थी। रील्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया गया था जानबूझ के, क्या ताकि सारी की सारी क्राउड उठ के रील्स पे आ जाए। तो ये चीज़ मुझे अंदर से फील होती है और जो मुझे आज भी अनफेयर लगता है, और मुझे लगता है टिकटॉक को होना चाहिए था। तो यूट्यूब पे आपकी व्लॉग्स और डेली वीडियोस जैसे देखने को मिल सकती हैं इन द फ्यूचर, या फिर आप इंस्टाग्राम पर फोकस रखना चाहते हैं? नहीं, मैं फोकस इस समय अब मैं सब ऐप पे रखता हूँ। पहले मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने सारा फोकस टिकटॉक पे रखा हुआ था। तो फिर वो कहते हैं ना कि मतलब एक साथी नहीं बनाना चाहिए, अब मैं 36 साथी बनाने वाला। ट्रू ट्रू। तो अब मैं, मेरा फोकस इंस्टा पे भी है, मेरा यूट्यूब पे भी है, मैं सब पे क्रिएट करना चाहता हूँ और बहुत जल्दी मैं अपने यूट्यूब के व्लॉग्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और आप लोग चाहो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है अक्षय कक्कड़, जाओ और अभी की अभी सब्सक्राइब करो। ओके। ऑल्सो जैसे कि आपको इतने सारे वीडियोस के बाद इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इतने ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, लेकिन हेट भी मिलता है, तो उस हेट से आप किस तरह जो है कोप अप कर पाते हैं, या कैसे अपने आप को इतना मोटिवेटेड और इतना पॉजिटिव रखते हैं? लाइक वी फील योर वाइब, यू आर वेरी पॉजिटिव। बहुत दिक्कत होती है कई बार, आज भी होता है। लोग कहते हैं कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को जो बोलना है बोलते रहो, बट नहीं, कई बार ऐसा होता है लोग इतनी ज़्यादा मीन बातें बोल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग अपना कमेंट सेक्शन कभी नहीं खोलते, हम लोग कमेंट सेक्शन खोलते हैं। हम सबको रिप्लाई नहीं कर सकते, बट हम एटलीस्ट देखते हैं कि मतलब हमारी पोस्ट है वो लोगों को कैसी लगी। वो ऊपर ऊपर से जब रीड करते हैं ना तो पता चल जाता है। कई बार ऐसे कमेंट्स हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं जो कि इतने मीन होते हैं। कई बार ऐसे डीएम होते हैं जिसको हम ओपन करके देखते हैं कि जो कि बहुत मीन होते हैं। जैसे कि एक बार मुझे एक डीएम आया था जिसको पढ़ के मुझे इतना अजीब लगा था कि कोई कैसे किसी को लिख सकता है कि कोरोना चल रहा है, भगवान करे तुझे कोरोना हो जाए और तू मर जाए। अब ऐसा डीएम कोई किसी को क्यों करेगा? और ये मेंटालिटी ही बहुत सिक है। तो ये पढ़ के मुझे लगा था कि मतलब मैंने मन में ये नहीं सोचा कि हाय मुझे कुछ ना हो जाए। मेरे मन में ये था कि जो इंसान ये बोल रहा है ना, उसकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है या उसकी माइंड में इतनी नेगेटिविटी है, गॉड प्लीज इसकी नेगेटिविटी को दूर करो, जो कि मेरे लिए मरने की विश मांग रहा है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी किसी को भी बोलना चाहिए। तो ऐसे बहुत से डीएम्स और ऐसे बहुत से मैसेज होते हैं जिसको हमें इग्नोर करना पड़ता है और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। बट एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें उन लोगों को देखना है जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो लोग हमसे सीख रहे हैं चीज़ें, तो हमें उनके लिए कॉन्टीन्यूसली कंटेंट बनाना है, हमें क्रिएट करना है। तो इन सब चीज़ों को हमें साइड में छोड़ना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जस्ट इग्नोर। ओके, सो कुछ ऐसे भी लोग रहे आपकी जर्नी में जिन्हें पहले आपको डीमोटिवेट किया था, लेकिन अब उनका कैसा रिएक्शन रहता है? लाइक यू आर सो फेमस, अब क्या रिएक्शन रहता है? ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारी जगह पे होता है कि ना, जैसे कि कॉलेज में ऐसे बहुत से लोग थे जो कि मुझसे बात करनी प्रेफर नहीं करते थे। अब मेरे फेमस होने के बाद उनको मुझसे बात करनी है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मुझसे अब कनेक्ट रहना है, जो कि पहले नहीं रहते थे। अब वो लोग बताते हैं ये ना मेरा दोस्त है, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जानती हूँ, रुक जा तेरी वीडियो कॉल पे बात कराता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं बहुत बार। इवन घर में जैसे मेरी मम्मी मुझे पहले सपोर्ट नहीं करती थी, अब मेरी मदर बहुत सपोर्ट करती है। पहले जब मैं वीडियो बनाने लगता था, जब देखो यहाँ तो वीडियो ही चलती रहती है, जब देखो ये रिंग लाइट पड़ी रहेगी, होता रहेगा। और अब कई बार होता है ऐसा, मेरा मन नहीं होता, मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, कुछ नहीं कर रहा होता, तो घर वाले बोल रहे थे अरे वीडियो बना ले, कुछ कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हम आ जाते हैं, खुद तैयार होकर आ जाते हैं वो लोग। अब उनको भी क्रेज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी दो रीज़न है। एक, आप फेमस हो रहे होते हो, आपकी वीडियो चल रही होती है, लोग देख रहे होते हैं ना, तो अंदर से मन में खुश होती है, क्यों, हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, उसे मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा होता है, और जहाँ पे हम इंसान को पैसा मिल रहा होता है ना, वहाँ पे हर किसी को मजा आ रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है, इसलिए पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। तो लव कैसा फील होता है? हाउ डज दिस लव फील्स? लाइक पॉपुलैरिटी ऑल अराउंड, एवरीबडी नोज हु इज अक्षय कक्कड़, हाउ डज इट फील? ये फील बहुत अच्छा होता है, बट कई बार लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। जैसे कि ना मैं किसी मैरिज में जाता हूँ, अगर मुझे इनवाइट मिलता है, मैं मोस्ट प्रॉब्ली मैं ट्राई करता हूँ कि मैरिज में ना ही जाऊँ। अगर मैं मैरिज में जाता हूँ तो क्या होता है, पूरा क्राउड मेरे पास फोटो खिंचवाने आता है, लाइन लग जाती है। अब वो दूल्हा दुल्हन को इतना इनसिक्योर फील होता है। अब आप खुद सोचो, दूल्हा दुल्हन वो इतने सज धज के आए हैं, उनके लिए इतना स्पेशल डे है, अब वो स्टेज पे अकेले बैठे और पूरा क्राउड मेरे पास है। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैरिज में अवॉइड ही करता हूँ, ताकि उन लोगों का डे स्पॉइल ना हो।
क्योंकि ये होता है, मैंने पहले जितनी भी मैं आजकल मैरिज में कभी जाता हूँ तो यही होता है कि मेरे पेरेंट्स वगैरह कोई खा पी नहीं पाते, कुछ नहीं जगह पड़ते, मेरे पापा तो लाइन लगाते रहते हैं कि एक एक करके आओ, फोटो के लिए एक एक करके आओ। फिर कुछ वीडियोस के लिए जिद करते तो हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता, तो मैं भी जाता हूँ, मैं खुद नहीं कुछ खा पाता, मुझे भी ऐसे आना पड़ता है, तो ये मैरिज में ये मुझे दिक्कत होती है। बट अगर मैं जैसे कभी मॉल वगैरह में जाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, लोग आते हैं पास में, फोटोज़ खींचते हैं, इतना इंजॉयबल लगता है ना कि आपको सब लोग, हर एज ग्रुप के लोग आपको प्यार कर रहे हैं कि मुझे कई बार डीएम्स भी आते हैं कि आपकी वीडियोस मेरे दादाजी देखते हैं, दादी देखती हैं, उनकी हेल्थ सुधर रही है, ठीक है, दे आर फीलिंग गुड। ये सब पढ़ के ना अच्छा लगता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रहे हैं। और जब लोग फोटोज़ खींच के जाते हैं, क्लिक करके जाते हैं, हमें स्टोरी पे टैग करते हैं कि आज मैं इनसे मिला, आज मैं उनसे मिला, वो आपको इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंस पाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, अटेंशन तो हर किसी को अच्छी लगती है। सो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप अपने फैंस को हिंट देना चाहें, जो हमें हिंट देना चाहें, कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ कि मैं व्लॉगिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं अपना पूरा कंसंट्रेट इस टाइम व्लॉगिंग पे रखने वाला हूँ, और मैं फैशन कंटेंट क्रिएट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया। मैंने मॉडलिंग जरूर की थी, बट प्लस साइज फैशन का कंटेंट मैंने अभी तक क्रिएट नहीं करा है, जो कि मैं जल्दी करने वाला हूँ। सो गाइस, सम गुड फैशन कंटेंट कमिंग योर वे। ओके, लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को, या बेसिक लोगों को, कि क्या मोटिवेट करता है आपको? और लास्ट मैसेज, सबसे लास्ट चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे जाके, और उस पे जाके फेसबुक पे भी करो और यूट्यूब पे भी करो, ये तो सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, अपने आप को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना किसी भी चीज़ में, कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, हमेशा सोचना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जब आपको लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ज़ीरो हो चुका हूँ, तो ट्रस्ट मी गाइज, मेरी लाइफ में ऐसा 10 बार हुआ है कि मैं यहाँ तक गया हूँ और यहाँ से फिर नीचे ज़ीरो पे आया हूँ, फिर मैं यहाँ से उठाऊँ, मैं नीचे ज़ीरो पे आऊँ। कैसे? मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब करी हुई है, ठीक है, मैंने कॉल सेंटर में जॉब करी थी, मेरी कंपनी बाहर शिफ्ट हो गई थी, मैं ज़ीरो पे आ गया था दोबारा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी मतलब एजुकेशन फील्ड में गया, मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ट्यूशन्स छोड़नी पड़ी थी, तो मैं दोबारा से ज़ीरो पे आया था। मेरा टिकटॉक बैन हुआ था, मैं दोबारा ज़ीरो पे आया था। तो ज़ीरो पे आने के बाद आपको उठना होता है, और ये उठने की हिम्मत आप ही अपने आप को दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। तो कभी भी लाइफ में ये नहीं समझना कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि जहाँ चीज़ें खत्म हो जाती है ना, अंत ही आरंभ होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर इंटरव्यू राउंड। नाउ हमारे पास दूसरा राउंड है, जहां पर हम अपने गेस्ट के साथ कुछ फन सेगमेंट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या है हमारा आज का फन सेगमेंट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फन सेगमेंट। सो लेट मी टेल यू गाइस एंड अक्षय ऑल्सो, इसमें क्या होता है, इस सेगमेंट का नाम है #नाच मेरी जान। सो हियर इसमें क्या होगा, मैं आपको कुछ ऐसे सॉन्ग्स बताऊंगी जिसपे आपको हुकअप स्टेप करने होंगे। अब वो मुझे आते होंगे या नहीं आते होंगे, मुझे कैसे पता? आप हेल्प करोगे? या ओके फाइन, आई विल हेल्प यू। ओके, सो सबसे पहला जो मैं दूंगी आपको, वो सॉन्ग है एक पल का जीना। ओह ओके ओके, सो नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो होने वाला है आपका हाय चकाचक। ओह हाय चकाचक, हाय चकाचक चक चक हूं मैं। ये आगे का हुक स्टेप नहीं है। ओके फाइन, सो नेक्स्ट सॉन्ग होने वाला है हमारा दर्द है डिस्को, दिल में मेरे दर्द। ओके प्ले। ओके, सो गाइस नेक्स्ट सॉन्ग हमारा होने वाला है, आप मेरे हाथ में ये चश्मे देख के समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट काला चश्मा। यस ओके, वी हैव अ काला चश्मा। सो लेट्स प्ले द सॉन्ग काला चश्मा। This step. I don't know how to twerk, but fine. Okay guys, so that's it for our fun segment 2 and this is it for our interview round 2. हमें बहुत अच्छा लगा अक्षय के साथ। अक्षय, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया, और हमने डांस भी किया, काला चश्मा भी पहना, और हमने ये किया, मुझे बहुत मजा आया। और थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, और लोगों को मेरी जर्नी के बारे में बताने के लिए, जो लोग नहीं जानते थे, और मैंने बहुत एंजॉय करा आज आप लोगों के साथ। सो थैंक यू। हमें भी आपके साथ बहुत मजा आया। गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज इंटरव्यू। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय।